नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र एक बार फिर से आप सभी का लेब्रिंथ एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने 6 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा जो 7वां चैप्टर है गति एवं दूरियों का मापन। अब तक हमने 6th क्लास के अंदर 3 पोर्शन थे। 6th क्लास के सबसे पहले रसायन का पोर्शन था, वो पढ़ा। उसके पश्चात हमारा जीव विज्ञान का पोर्शन था, उसके बारे में पढ़ा। पुष्प हो गए, इनके जो विभिन्न भाग हो गए, इनके बारे में पढ़ा। श्वास हो गया, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके पश्चात अब हमारा ये भौतिक विज्ञान का कुछ थोड़ा सा पार्ट है, ये स्टार्ट हो रहा है। अब आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है अपनी साइंस की, ये 6th क्लास का जो बच्चा है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान के अंदर कुछ ज़्यादा ही बेसिक चीज़ें दे दी गई है। अब कई बार कई विद्यार्थियों को डर होता है कि भाई मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया है। जो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, फोमो का डर होता है, इसके बचने के लिए आपको ये क्लासें ले लेनी चाहिए। अब इन क्लासों के अंदर ये मतलब ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी और इनके अंदर जो बहुत ही बेसिक जानकारी है वो दी गई है। ज़्यादातर चीज़ें आपको पता होगी, जो चीज़ें आपको नहीं हो पता वो आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना 7वां चैप्टर गति एवं दूरियों का मापन। अब हम जानते हैं कि जो मापन का अर्थ क्या होता है। मापन का अर्थ होता है कि कोई भी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना। भाई मापन का मतलब यही होता है कि जो आप अज्ञात राशि है उसकी उसी प्रकार की कोई दूसरी जो हमारी ज्ञात राशि है उससे हम तुलना करते हैं, तब हम बोल देते हैं कि हमने मापन कर लिया है। इस ज्ञात निश्चित राशि को हम मात्रक बोलते हैं। जो ये हमारी ज्ञात निश्चित राशि है इसको हम क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त है, पानी की तुलना करें। मान लीजिए ये एक बाल्टी है और ये एक छोटा मग है। इसके अंदर मान लीजिए 10 लीटर पानी है, लेकिन आपको ये ज्ञात नहीं है, और ये मग है वो 1 लीटर का है। अब आपका दोस्त बोले कि मैंने 1 बाल्टी पानी का उपयोग किया, तो आप बोलोगे कि मुझे तो 1 बाल्टी के बारे में पता ही नहीं, 1 बाल्टी में कितना पानी आता है। तब आप उसे बोल दोगे कि जो छोटे 10 मग हैं उसके बराबर के पानी आपने इस्तेमाल किया। तो आपने क्या करा कि जो एक अज्ञात राशि थी उसका आपको एक ज्ञात राशि से तुलना की। तो इस प्रकार आपने जो ये क्या किया, एक मापन किया। एक तरीके से आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया कि जो पानी की मात्रा थी वो कितनी थी। आपको बाल्टी का नहीं पता बाल्टी में कितना पानी था, लेकिन जब आपको मग का पता था कि मग में कितना पानी आता है और आपको बोल दिया गया कि वो 10 मग के बराबर पानी था, तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो चुकी है कि वो पानी हकीकत में था कितना। आपको वहां पर ये होती है मापन की स्थिति। आपके जो मस्तिष्क है उसके अंदर अब जो डाटा है वो एकदम क्लियर है कि कितने पानी की बात है की जा रही है। अब जो माप होता है, माप का जो परिणाम होता है उसके हमारे 2 भाग होते हैं। जो माप का परिणाम होता है उसके 2 भाग होते हैं। एक भाग तो होती है हमारी संख्या और दूसरा जो भाग होता है वो होता है मात्रक। एक भाग तो होती है संख्या और दूसरा भाग होता है मात्रक। जैसे आप एक उदाहरण लेते हैं कि जो कमरे की लंबाई है, मान लीजिए 12 मीटर है। कमरे की लंबाई कितनी है? 12 मीटर है। तब इसमें जो 12 है वो तो है आपकी संख्या, और जो ये मीटर है ये है आपका मात्रक। तो कोई भी जो माप है उसके परिणाम के 2 भाग होते हैं, एक तो होती है संख्या, दूसरा होता है मात्रक। अब प्राचीन समय के अंदर जो पैर की लंबाई हो गई, बालिश हो गई, आपकी अंगुलियों की माप हो गई, कदम की दूरी हो गई, इन सभी को हम क्या करते थे? मात्रक के रूप में सामान्यतः उपयोग में लेते थे। लेकिन ये क्या था कि ये कोई मानक पैमाना नहीं था। अगर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की तुलना की जाए तो वहां पर पैर की लंबाई हो गई, अंगुली की चौड़ाई हो गई, इन सभी मापों में क्या आ जाता था? अंतर आ जाता था। तो ये कोई भी एक मानक पैमाना नहीं था। लेकिन अब प्राचीन समय के अंदर जब हम हड़प्पा सभ्यताओं की बात की जाए तो वहां पर आप देखते हो कि मापन के बहुत ही अच्छे और जो परिशुद्ध मान है उनका उपयोग किया गया था। जब आप उनकी जब खुदाई में जो ज्यामितीय रचनाएं मिलती हैं, आप उन्हें देखते हो तब आपको पता लगता है कि भाई उनके पास जो लंबाई को मापने का जो पैमाना था वो बहुत ही बेहतरीन था। आप देखते हो वहां पर जो उनकी सड़कें होती है वो ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर, उनमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। तो इस प्रकार हमें लगता है कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्हें लंबाई के बहुत ही अच्छे मापकों का उपयोग किया होगा। उसके पश्चात हम देखेंगे कि भाई वर्ष 1790 के अंदर जो फ्रांसीसी लोग थे, उन फ्रांसीसी लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास मापन का कोई एक जो मानक तरीका तो होता है नहीं, तो हम एक मानक प्रणाली का उपयोग करते हैं। उन्होंने एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे हमने बोला मीटर पद्धति।
जिसे हमने क्या नाम दिया, मीटर पद्धति। तो ये मीटर पद्धति ये फ्रांसीसियों के द्वारा दी गई थी। उसके पश्चात अब वर्तमान समय आ गया, और वर्तमान समय में जिस मात्रक प्रणाली का हम उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली। उसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली या एसआई मात्रक, सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। जो लंबाई का हमें एसआई मात्रक होता है वो फ्रांसीसियों के द्वारा जो दिया गया था उसे ही अपनाया गया। मीटर का जो मात्रक, मीटर है जो मात्रक है लंबाई का, एसआई का मात्रक भी क्या है इनका, मीटर ही है। अब एसआई की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो वो होती है सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या आप एसआई का फुल फॉर्म बोल सकते हो सिस्टम इंटरनेशनल। अब कई बार क्या होता है कि जो मीटर होता है उसकी लंबाई ज्यादा होती है और हमें बहुत ही छोटी लंबाई मापनी होती है। इसके लिए जो मीटर है उसको क्या किया गया, 100 बराबर भागों में विभाजित करके 1 सेंटीमीटर नया पैमाना बनाया गया। उसके पश्चात सेंटीमीटर को भी 10 बराबर भागों में तोड़ा गया और मिलीमीटर को बनाया गया। तो एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर आपके, और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। अब लंबी दूरी को जब आप मापते हो तो वहां पर मीटर भी सुविधाजनक नहीं रहता, तो उसके लिए आपने एक बड़ा मात्रक तैयार किया जिसे हम बोलते हैं किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ये सब बहुत ही बेसिक जानकारी है जो आपको पता है, लेकिन ये क्रिएट कैसे हुई है, बनी कैसे है, इसके बारे में आपके दिमाग में थोड़ा सा चित्र है वो बन जाएगा। अब है वक्र की लंबाई मापना। आप जो सीधी लंबाइयां होती है उन्हें आसानी से माप सकते हो, लेकिन जब हम वक्र की बात की जाए, वक्र की लंबाई हम सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। इसके लिए हम एक धागे का उपयोग कर सकते हैं और उसके पश्चात उस धागे की लंबाई को माप सकते हैं। इसके पश्चात जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गति के प्रकार। जो हमारा अगला टॉपिक क्या है, वो है गति के प्रकार। उसमें हमारी सबसे पहली गति है वो है सरल रेखीय गति। सबसे पहली जो गति है वो है सरल रेखीय गति। यदि जो वस्तु है सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, अगर वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हो तो इस प्रकार की जो गति है हम उसे बोलेंगे सरल रेखीय गति। जिस प्रकार आप उदाहरण में देख सकते हैं कि सीधी सड़क पर जो वाहन जो गति करते हैं उसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति। जो सिपाही होते हैं वो मार्च पास्ट में जो गति कर रहे होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति। अगर कोई पिंड है वो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है तो वो उसकी गति क्या है, वो भी सरल रेखीय गति। इस प्रकार हम सरल रेखीय गति को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। जो हमारी अगली गति का नाम है वो है, प्रकार है गति का, वो है वर्तुल गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर वर्ताकार पथ पर गति करती है तब हम उसे क्या कहते हैं, वर्तुल गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर वर्ताकार पथ पर गति करती है तब हम उसे क्या कहते हैं, वर्तुल गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी डोरी से पत्थर को बांध कर जो गति करवाते हो, किसी डोरी से बंधे पत्थर की जो गति होती है वो एक वर्तुल गति होती है। और आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि निश्चित बिंदु के चारों ओर, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर वर्ताकार गति होनी चाहिए। जब आप किसी डोरी पर पत्थर बांधकर उसे आप गोल गोल घुमाते हो तो वो एक वर्ताकार गति भी होती है, और इस पत्थर की आपके हाथ से हमेशा दूरी क्या रहती है, समान रहती है। तो निश्चित बिंदु के चारों ओर जो निश्चित बिंदु से जो दूरी है पिंड की वो भी समान है और वर्ताकार गति भी हो रही है। घड़ी की सुइयों की अगर बात कर ली जाए तो घड़ी की सुइयां होती है ये भी क्या गति करती है, वर्तुल गति करती है। और जो हमारी पंखे की पंखुड़ियां होती है ये भी वर्तुल गति करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये पंखा है, मान लीजिए इस पंखे की, इस पंखुड़ी की जो बीच का बिंदु है यहाँ से दूरी हमेशा समान रह रही है। इस पंखे की इस बीच के बिंदु से दूरी हमेशा समान रह रही है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर इसकी बात कर ली जाए, जैसे ये बेल है जो पानी की निकालने का काम कर रहा है तो हमेशा इसकी इस बिंदु से दूरी हमेशा समान रहती है और इसके चारों ओर गोल गोल घूम रहा है। तो ये इस प्रकार की जो गति है इसको भी हम क्या बोलेंगे, वर्तुल गति बोलेंगे। अब यहाँ पर हम एक प्रयोग के द्वारा इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई पंखा है, उस पर हमने एक पंखुड़ी पर ये चिन्ह बना दिया है, एक पंखुड़ी पर हमने ये चिन्ह बना दिया है। तो जब ये पंखे की पंखुड़ियां घूमेगी तो ये चिन्ह होगा, ये हमेशा जो इसका सेंटर बिंदु होगा यहाँ से इसकी दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। तो हमारा जो वर्तुल गति की परिभाषा थी वो भी यही थी कि किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर वर्ताकार पथ पर गति, किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर वर्ताकार पथ पर गति, जिसको यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार आपकी दो गतियां हो चुकी हैं, एक तो आपकी सरल रेखीय गति, दूसरी आपकी वर्तुल गति। इसके पश्चात जो आपकी गति का उदाहरण है
वो है आवर्ती गति का। उसके पश्चात जो गति है वो है आवर्ती गति। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे हम बोलते हैं आवर्ती गति। अगर कोई वस्तु है वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में अपनी गति को दोहरा रही है तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं? आवर्ती गति बोलते हैं। इसका उदाहरण आपको देखा जाए तो वृक्ष की जो शाखाएं होती है, जो हवा चलती है तो वो इधर उधर लहराती है, तो वो भी क्या है? एक आवर्ती गति है। अगर आपने झूला झूलते हुए बच्चे को देखा है तो उसकी गति भी आवर्ती गति होती है, वो भी अपने गति को बार बार दोहराती है। आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि एक बार ये जो लड़की आगे जाएगी और फिर वापस से पीछे जाएगी, तो अपनी गति को बार बार ये दोहराएगी। जब सितार की डोरियां होती है, जब सितार या गिटार को बजाया जाता है तो उसकी डोरियों के अंदर जो कंपन होता है जिसके कारण आपको ध्वनि सुनाई देती है, उसमें भी जो ये जब इनमें कंपन होता है तो वो भी अपनी गति को आवर्ती गति ही होती है, उसको बार बार दोहराती है। जो बजते समय ढोल होते हैं या तबले होते हैं, उनकी जो झिल्ली होती है, इनकी जो ये ऊपर वाली झिल्ली है जो चमड़े से बनी हुई होती है, जब आप इन पर पीटते हो तो आप इनमें क्या होता है? कंपन होते हैं, और वो कंपन होते हैं वो ही आवर्ती गति को बताते हैं। तो इस प्रकार ये आवर्ती गति के कुछ उदाहरण है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये घड़ी है इसके अंदर जो इसका पेंडुलम है वो भी आपका आवर्ती गति का एक उदाहरण है। उसके पश्चात अगर हम अब सिलाई मशीन की बात करें तो सिलाई मशीन में दो प्रकार की गतियां होती है। सिलाई मशीन में दो प्रकार की गतियां होती है। एक तो सिलाई मशीन का जो पहिया होता है जो गोल गोल घूमता है उसकी गति होती है। एक जो आपकी सुई होती है जिससे आप बुनाई करते हो उसकी गति होती है। जो पहिया होता है वो आपको पता है गोल गोल घूम रहा होता है और उसकी जो गति होती है वो वर्तुल गति का एक उदाहरण होती है। लेकिन जो सिलाई मशीन की जो सुई होती है वो बार बार ऊपर नीचे होती है। जो सिलाई मशीन की सुई होती है वो एक बार तो ऊपर जाती है, फिर वापस नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, जिसके कारण वो कपड़े को बुन पाती है। तो जो ये सिलाई मशीन की सुई है ये एक आवर्ती गति का आपका उदाहरण है। अगर हम लुढ़कती हुई गेंद की बात करें, अब अगर हम लुढ़कती हुई गेंद की बात करें तो आपको पता कोई फर्श पर अगर ये गेंद है तो ये ऐसे तो सीधी सीधी तो आगे जाएगी नहीं, ये गोल भी घूमेगी, इसे गोल घूमेगी और आगे भी बढ़ेगी, गोल घूमेगी और आगे भी बढ़ेगी। तो एक तो इसकी गति सरल रेखीय होगी, सीधी सरल रेखा में आगे बढ़ रही है, तो एक गति तो इसकी सरल रेखीय गति होगी। दूसरी गति तो ये गोल गोल घूम रही है, दूसरी गति तो ये गोल गोल घूम रही है, जिसके कारण इसकी गति घूर्णन गति भी हो गई। तो हमने यहाँ पर तीन प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा, सरल रेखीय गति, वर्तुल गति और आपकी आवर्ती गति। इन तीनों के बारे में आपने जो आपकी इनकी बेसिक जानकारियां होती है, जो इनकी जो आधारभूत संरचना होती है गतियों की, उसके बारे में आपने पढ़ा। तो हम इसके इन सब चीजों के साथ में कह सकते हैं कि अगर समय के साथ में स्थिति का परिवर्तन हो तब हम उसे गति कहते हैं। अगर किसी वस्तु का समय के साथ, वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तब हम उसे गति कहते हैं, उस वस्तु को गतिमान कहते हैं। तो दोस्तों आज हमारा ये चैप्टर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। जो यहाँ पर 6th क्लास का जो फिजिक्स का पोर्शन है वो ज्यादा नहीं है और इसमें ज्यादा समय भी आपका नहीं लगेगा। ये 15-15 मिनट के मुश्किल से वीडियो बनेंगे और इनके अंदर आपका जो ये मिसिंग आउट का डर है कि भाई हमारा कुछ छूट जाएगा वो भी नहीं रहेगा और आपको जो बेसिक जानकारी है वो भी मिलेगी। शायद आपको यहाँ पर SI की फुल फॉर्म आपको जानने को मिली होगी, जो मेरे को लगता है कम ही लोगों को पता होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो वीडियो को जरूर आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। अगर आपको इस जो हम नोट्स पढ़ा रहे हैं आपको अगर इनमें किसी प्रकार की सुधार की गुंजाइश लगती है तो कृपया अपने जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।